स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मापन। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक मापन से पहले हम लोग बात करेंगे मापन की। तो देखिए मापन क्या होता है? मापन बेसिकली हमारा मेजरमेंट। तो हम किसी भी वस्तु की, चाहे उसका द्रव्यमान हो, चाहे उसकी लंबाई हो, चाहे उसका क्षेत्रफल हो, अगर हम उसे माप लेते हैं तो इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये शैक्षिक मापन है। तो देखिए, ये अगर शैक्षिक मापन है तो ये क्या होगा? ये पूरा आपका हो जाएगा शिक्षा के अंतर्गत आने वाला मापन। ठीक है, तो शिक्षा के अंतर्गत जो भी मापन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? शैक्षिक मापन हम लोग कहते हैं। अब देखिए मापन क्या है? मापन में जो आपका मापन होता है, मापन में क्या करा जाता है? मापन में छात्र को अंक प्रदान किए जाते हैं। अंक प्रदान किए जाने का क्या कारण होता है? क्यों अंक प्रदान किए जाते हैं? ताकि परिणाम का ज्ञान हो सके। तो अब देखिए, मान लीजिए अब कैसे अंक प्रदान किए जाते हैं, इसकी एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है। इसमें क्लास में, स्कूल में, एक आपका क्लास के लेवल पे, एक आपका स्कूल के साथ स्कूल का कंपटीशन, मतलब दो तीन टाइप की टीमें भी हो सकती हैं, या पूरी क्या हो सकता है कि केवल एक क्लास में हो सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं। ठीक है, 40 बच्चे हैं। मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, 50 नंबर का पेपर हुआ। ठीक है, 50 नंबर के पेपर में अब देखिए किसी के 50 भी आएंगे और किसी के 0 भी आएंगे। ठीक है, 0 भी आएंगे। तो मापन हमारा ये बोलता है कि मापन की प्रक्रिया के अनुसार जो 50 में 50 अंक लाने वाला जो छात्र है वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, और जो 50 में 0 जो लेकर के आया है वो मापन की प्रक्रिया के अनुसार वो जो है क्लास का कमजोर बच्चा है। ठीक है, तो मापन वह प्रक्रिया है जो परिणाम को प्रदर्शित करती है। ये सिर्फ परिणाम को प्रदर्शित करती है। मतलब टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद नंबर आ गए और मापन का जो काम हो गया वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम कुछ शब्दों में लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए, इसको आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आप लिखेंगे, मापन के बारे में पूछा जाएगा तो शैक्षिक मापन के लिए आप ये लिख सकते हैं, शिक्षा के अंतर्गत होने वाले मापन को हम क्या बोलते हैं? शैक्षिक मापन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखना है? मापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत छात्र को अंक प्रदान किए जाते हैं ताकि परिणाम का ज्ञान हो सके। मापन के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुण या मापन में कोई वस्तु गुण में और मापन में कोई वस्तु कितनी है ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके मापन से संबंधित आपके 3 एग्जाम्पल हैं। सिद्धांत की आयु 28 वर्ष है। सिद्धांत कोई एक लड़का होगा, उसकी आयु का मापन है। आयु के मापन के अनुसार जो आयु है वो कितनी है? 28 वर्ष है। रमन की जो बुद्धि लब्धि का जो मापन है वो 140 है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। तो उसके अनुसार आपकी बुद्धि लब्धि जो होती है निकल करके आती है। ठीक है,
अब देखिए तीसरा ये है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका कितना होता है, ये आप लोगों को कैलकुलेशन में आपका ये इस्तेमाल होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। सो ऑल राइट, फेयर इनफ, आप लोग इतना पोर्शन पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मापन की विशेषताएं। मापन की विशेषताएं उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मापन संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग मापन संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो देखिए, आपके एक मनोवैज्ञानिक है स्टीवेंस के अनुसार, ठीक है, तो इन्होंने मापन की क्या परिभाषा दी है, इसको जरा लिख लेते हैं। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को, ठीक है, पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपका होता क्या है, निश्चित स्वीकृत क्या होता है, एक मतलब रूल्स और कुछ रेगुलेशंस होंगे जिनके हिसाब से ही चलना है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। जैसे कि दो आदमी अगर पंजा लड़ाते हैं तो उनका अगर मापन करना है कि कौन मतलब ज्यादा बेटर है इनमें, ठीक है, कौन, खैर ये तो अब मूल्यांकन में हो गया। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट लेना है, क्लास 5th के बच्चे का अगर टेस्ट लेना है, क्लास 5th के बच्चे का टेस्ट लेना है, तो उससे अगर आप जो भी आप क्वेश्चन रखेंगे, जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो आपके 5th से रिलेटेड ही होने चाहिए, 5th से उसका रिलेशन होना चाहिए, क्लास 5th के ही क्वेश्चन होने चाहिए। क्लास 5th से बच्चे से हम 8th या 9th का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो वैसे ही फेल हो जाएगा, वो नहीं पास हो पाएगा। तो निश्चित स्वीकृत नियमों से आशय हमारा यही है कि कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं जिनके दायरे में रह करके हमें छात्र को हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको मौका देना है कि वो एक बेटर परफॉर्मेंस हमें दे सके। ठीक है, तो निश्चित स्वीकृत नियमों से आशय हमारा यही है कि एक बाउंड्री कंडीशन होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक साइंटिस्ट है रॉस, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है रॉस के अनुसार, उन्होंने भी परिभाषा दी है। इन्होंने बोला है मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। मापन जो है वो परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये रॉस ने कहा है। अब जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा है, जो जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है और स्टीवेंस की जो परिभाषा है वो लगभग सेम है। ठीक है, बस स्वीकृत को हटा करके वहां पर निश्चित नियमों को कर दो। ठीक है, निश्चित नियमों अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा होती है। ठीक है, ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार हम देखते हैं।
निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक या संख्या प्रदान करने प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने दी है? ये परिभाषा आपकी दी है गिलफोर्ड ने। सो ऑल राइट, फेयर एनफ। इतना पोर्शन पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मापन के जो अंग हैं, मापन के जो अंग होते हैं, मापन प्रक्रिया में जो इस्तेमाल होने वाले अंग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा वस्तु अथवा प्राणी। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? मापन के उपकरण अथवा विधियां। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाएगा मापनकर्ता। मापनकर्ता, ठीक है, मापनकर्ता जो मापन करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मापनकर्ता। ठीक है, तो इन तीनों का समावेश मापन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इनको हम लिख लेते हैं, मतलब एक सेंटेंस के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, वह वस्तु अथवा प्राणी जिसका मापन होना है। दूसरा आपका हो जाएगा मापन के उपकरण अथवा विधियां। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये तो जितना हमने शॉर्ट में लिखा है उतना ही आपका इसमें भी आ गया है। और तीसरा जो आपका है, अब देखिए, मापन के कभी कभी जब मापन होता है तो मापन संबंधित उपकरण होते हैं। जैसे कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? आपका एक डिवाइस से मेजर किया जाता है। आपको क्या करना है? आपको अपना वेट नापना है। तो वेट नापने के लिए वेट मशीन जो होती है उसके ऊपर खड़े होना होता है, उसके बाद आपका वेट नापा जाता है। मतलब आपके वजन का मापन जो होता है वो वेट मशीन के द्वारा होता है। तो वेट मशीन क्या है? उपकरण है। अब देखिए, अगर हमें मापन करना है, कभी कभी क्या होता है कि उपकरण होते हैं, कभी कभी केवल विधियां होती हैं, और कभी कभी विधियां और उपकरण दोनों होते हैं। तो देखिए, विधियों में क्या होता है कि अब जैसे क्लास में टेस्ट लेते हैं, तो क्लास में जो टेस्ट लेना होता है ये आपकी एक विधि है, ये उपकरण नहीं है। उपकरण वो होता है, उपकरण आपका एक भौतिक यंत्र होता है। एक भौतिक यंत्र जिसके द्वारा मापन किया जाता है वो आपका उपकरण के अंतर्गत आएगा। और जो आपका ट्रिक्स होती हैं, जो आपकी शर्तें होती हैं, वो आपकी विधियों के अंतर्गत आती हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? वह व्यक्ति
जो मापन करता है, अर्थात मापन करता। ठीक है, मापन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, मापन करता होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। सो ऑल राइट, फेयर एनफ। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक मापन के चरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शैक्षिक मापन के जो चर होते हैं वो दो होते हैं। पहला आपका होता है गुणात्मक चर, दूसरा आपका होता है मात्रात्मक चर। ठीक है, जब हम गुणों के आधार पर मापन करते हैं, जब हम गुणों के आधार पर कोई हम मापन करते हैं तो वो आपका गुणात्मक चर में होता है, और जब हम मात्रा को आधार बना लेते हैं तो क्या होता है, मात्रात्मक चर। अब देखिए, जो मात्रात्मक चर है इसमें भी आपके दो होते हैं, इसके भी आपके दो चर होते हैं। एक आपका होता है सतत चर, और दूसरा आपका होता है असतत चर। सतत चर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मापन करने के लिए आप बैठे हैं, आपके पास उपकरण है, विधियां हैं, तो आप अगर मापन करेंगे तो देखिए आप जीरो से लेकर के और जितना तक आपका मापन जाता है, तो उसमें से आप जितने भी आपके मान आते हैं, चाहे वो आपके भिन्न के रूप में हो, चाहे वो आपके पूर्णांक के रूप में हो, आप दोनों ही आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी का वेट अगर हम मेजर करते हैं, किसी का वेट अगर हम मेजर करते हैं तो वो हमें 65.83 किलोग्राम ये हमको मिल रहा है। तो देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, देखिए जो आपका जो पूर्णांक है, जो आपका पूर्णांक है ये आपका 65, ठीक है, 65 जो है ये तो आपको पूर्णांक आपको है, और उसके बाद अगर आपका कुछ माइनर जो कैलकुलेशन में आपका ये जो है, आपका ये जो 0.3 किलोग्राम है ये भी आपका उसमें शामिल हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको अगर हम और एक्यूरेट वे में अगर हम बात करें तो ये आपका 65 किलोग्राम प्लस ये आपका हो जाएगा 830 ग्राम। ठीक है, तो इतना एक्यूरेट हम जो माप सकते हैं, मापन जो हम इतना एक्यूरेट ले सकते हैं, ये हम किसी डिवाइस के ही थ्रू हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम खुद अंदाजा लगाएं, अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम यहां तक हम पहुंच सकते हैं अंदाजे से, लेकिन अगर मशीन के थ्रू अगर हम मापन अगर हम उसका लेते हैं तो फिर हमको यहां तक की कैलकुलेशन हो सकती है। मतलब आपका इसमें यह होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के जितने भी मान इसमें शामिल होते हैं उन सबको हम कंसीडर कर सकते हैं किसके अंतर्गत, सतत चर में। ठीक है, सतत चर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के सभी मानों को हम शामिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं असतत चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए असतत चर में जब हम मापन करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो पूर्णांक तक ही सीमित होगा। जैसे अगर एक घर में बात करें, विद्यालय में बात कर लेते हैं, जो विद्यालय में कमरों
की संख्या 10 है। ठीक है, विद्यालय में कमरों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 10 है। ठीक है, परिवार में सदस्यों की संख्या जो है हम 4, 5, 6 इस तरीके से लेंगे। जो भी होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पूर्णांक तक लेने के लिए ही हम बाध्य हैं। ठीक है, इसमें हमें पूर्णांक ही लेना पड़ेगा। हमें जो लेना पड़ेगा वो आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। 15.75 हम इसमें नहीं ले सकते। मतलब हम इसमें हम दो बिंदुओं के बीच का मान हम नहीं ले सकते। मतलब हम इसमें फ्रैक्शन वैल्यू को हम इसमें नहीं ले सकते, भिन्न हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसकी जो परिभाषाएं हैं तो उसको हम लिख देते हैं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, ये जो सतत चर और असतत चर हैं इनके बारे में आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और कुछ इसमें जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप ध्यान रख लीजिएगा और आप लिख दीजिएगा। तो देखिए, जो आपका सतत चर है, सतत चर के द्वारा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के सभी मानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमने बताया ही था कि मतलब एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है। मतलब एक आपका क्या होगा, एक आपका जो होगा वो क्या होगा, वो न्यूनतम होगा और एक आपका अधिकतम होगा। ठीक है, मतलब एक जो रेंज है उसमें जो फ्रैक्शन वाले जो मान है वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, सतत चर के अंतर्गत। तो सतत चर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के सभी मानों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो -4.75 डायोप्टर है। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो सूत्र होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर उसकी यूनिट होती है। तो डायोप्टर उसकी यूनिट है, तो ये आपका कितना है, -4.75 किलोग्राम है। -4.75 डायोप्टर है ये किसकी, अवतल लेंस की क्षमता है। कोई एक लेंस होगा जिसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, -4.75। तो इस तरीके से करते हैं। और देखिए, रोहित ने 5.5 किलोग्राम जो दाल है वो ली थी। कितनी दाल ली थी, 5.5 किलोग्राम, अर्थात 5 किलो और 500 ग्राम उसने दाल और खरीद ली। तो ये आपका कितना हो गया, 5.5 किलो दाल खरीदी उसने। अब असतत चर में अगर हम बात करेंगे तो असतत चर में संख्याएं पूर्णांक के ही रूप में हो सकती। इसमें जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, पूर्णांक के ही रूप में होंगी और कुछ निकटस्थ प्रकृति की होती हैं। मतलब निकटस्थ मतलब क्या होगा कि अगर इसका जो थोड़ा भी मान अगर ज्यादा आ रहा होगा, अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो थोड़ा सा भी मान अगर इसका ज्यादा हो रहा होगा, अगर मान लीजिए 3.03 आ रहा होगा या 3.13 आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हम 3 कर देंगे, उसे हम रिड्यूस करके 3 कर देंगे। तो जैसे इसमें ये क्या है, परिवार में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। विद्यालय में कमरों की जो संख्या है वो 23 है। तो देखिए, आप जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी वर्षों की जो संख्या आती है, जब वर्ष आता है तो आप सॉल्व करते हो तो कभी का आपका ये 3.2225 आ जाता है और उसे आप अप्रॉक्स करके आप उसे 3 वर्ष कर देते हो। ठीक है, तो इसमें तो ये क्या हो गया, ये जो 3 वर्ष हो गया, ये कैसा हो गया, ये एक निकटस्थ प्रकृति का मान हो गया। ठीक है, निकटस्थ मान हो गया इसका। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड फिगर में ही हम इसकी कैलकुलेशन को शामिल करेंगे। तो चलिए, ऑलराइट, फेयर एनफ। इसके आगे हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और हमारा जो फर्स्ट क्लास है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे सामने 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका बोल रहा है, शोभित ने परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। 75 अंक प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो देखिए 75 अंक क्या प्रदर्शित कर रहा है, परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है। और परिणाम किसको प्रदर्शित करता है, मापन को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। ठीक है, और मापन के चरों की संख्या कितनी होती है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन से 2 चर होते हैं, आपका एक होता है गुणात्मक
दूसरा आपका होता है मात्रात्मक, और मात्रात्मक के अंतर्गत आपके दो होते हैं, एक आपका सतत, दूसरा आपका होता है असतत। लेकिन जो मापन के जो मूल चर होते हैं वो आपके यही दो होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक चर। तो जो चरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 2। तो 2 इसका आंसर है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।